हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि पार्ट 2, जिसका नाम है मानचित्र का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मैप। तो बच्चों सबसे पहले शुरू करेंगे, परिचय में क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में मानचित्र की जानकारी प्रदान की गई है। आइए पाठ पढ़कर जाने। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि ग्लोब पृथ्वी का आदर्श प्रतिरूप नमूना है ना बच्चों। ठीक है, एक छोटे ग्लोब का उपयोग करना सरल है, किंतु इससे बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। परंतु इतना बड़ा ग्लोब बनाना कठिन है, जिस पर पृथ्वी के प्राकृतिक दृश्य तथा विभिन्न देशों के छोटे छोटे स्थान दर्शाए जा सकें। ग्लोब पर पर्वतों की ऊंचाई या विभिन्न स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करना भी कठिन होता है। इन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो चीज हम ग्लोब पर बड़ा करके नहीं दिखा सकते या किसी चीज को डीप में नहीं समझ सकते, उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्थानों को हम मैप के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्र के साथ ग्लोब जैसी कठिनाइयां नहीं आती। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है, किसी भी एरिया का मानचित्र बनाया सकता है, चाहे वो गांव हो, कॉलोनी हो, शहर, राज्य, देश, संसार का भी हो। ठीक है, मानचित्र में सारे संसार को एक दृष्टि में देखा जा सकता है। मानचित्र में विस्तृत विवरण अंकित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा बन जाने पर मानचित्र को मोड़ा या लपेटा जा सकता है। ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, उसे छाप कर पुस्तकों में चिपकाया जा सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सरल और सुविधाजनक है। तो बच्चों फिर आता है मानचित्र यानी कि मैप। आपके सामने बच्चों यहाँ पर एक मैप दिखाया जा रहा है, जो किसको दर्शा रहा है, एशिया, यूरोप की कंट्रीज और ये जो सऊदी अरेबियन कंट्रीज हैं, इन सभी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी निर्धारित पैमाने के अनुसार किसी बड़े स्थान को संकेतों द्वारा कागज, कपड़े या समतल स्थान पर छोटे रूप में प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहलाता है मानचित्र की किसी निर्धारित पैमाने के अनुसार, यानी कि आपकी यूनिट जो होनी चाहिए ना, लेंथ और ब्रेथ, ये निर्धारित होना चाहिए। उसके अनुसार किसी बड़े स्थान को संकेतों द्वारा कागज, कपड़े या समतल स्थान पर छोटे रूप में प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। संकेतों द्वारा मतलब बच्चों कि घर का संकेत देने के लिए छोटा सा हट बनाना, मंदिर का संकेत देने के लिए छोटा सा झंडा बनाकर दिखाना, रोड का संकेत देने के लिए लाइन बनाकर प्रदर्शित करना। ठीक है, मानचित्रों की पुस्तक एटलस कहलाती है। मानचित्र किसी स्थान का अध्ययन करने में बहुत उपयोगी होते हैं। मानचित्रों को देखकर हम जान जाते हैं कि किस स्थान पर पहाड़ियां हैं, कहाँ नदी है और कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, ऐसे इस मैप को कहते हैं फिजिकल मैप, जहाँ पर हमें ये सारी ज्योग्राफिकल चीजों के बारे में पता चलता है। किंतु इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्हों और संकेतों को पढ़ना व सीखना होता है। इन विशेष चिन्हों और संकेतों को ही मानचित्र की भाषा कहा जाता है। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों मेजर्स यानी कि पैमाने। ठीक है, देखिए, मानचित्र पूरी पृथ्वी, किसी देश, किसी नगर, ग्राम, कक्षा, भवन आदि का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है बच्चों, है ना। देखिए, उसमें बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि पहाड़, नदी, सड़क, रेलवे लाइन, पुल आदि होते हैं। इन चीजों को इतने ही बड़े आकार में और इनका ज्यों का त्यों चित्र नहीं बना सकते, अतः इसके आकार के लिए पैमाना मान लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम इसके लिए एक पैमाना मान लेते हैं, एक मेजर मान लेते हैं। मानचित्र के एक कोने पर दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना दिया होता है। मानचित्रकार अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा या छोटा पैमाना अपना सकता है। इस पैमाने की सहायता से हम दो स्थानों की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि मान लिया दो स्थानों के बीच की दूरी 2.9 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर दिया है, और पैमाना हमने दे दिया कि जहां पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 100 किलोमीटर दिया है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2.9 सेंटीमीटर इंटू 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 290 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वास्तव में उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है बच्चों, एक पैमाना निर्धारित करने के बाद फिर आता है बच्चों दूसरा, संकेत और चिन्ह यानी कि सिग्नल एंड मार्क। ठीक है, मानचित्रकार मानचित्र में विभिन्न स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इन संकेतों और चिन्हों को समझना बहुत आवश्यक है।
मानचित्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें उस पर दिए हुए संकेतों और चिन्हों को भली भांति समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि जिस स्थान पर हमें मानचित्र बनाना है उस स्थान पर रेलवे लाइन है या पुल है, तो उसका वैसा ही चित्र हम मानचित्र पर नहीं बना सकते, है ना बच्चों। इसके लिए पुल या रेलवे लाइन के विशेष चिन्ह होने चाहिए। मानचित्र में जिस स्थान पर ये बने होंगे तो उसे देखकर हम जान जाएंगे कि यहाँ रेलवे लाइन है या पुल है, या जिसका भी संकेत मानचित्र पर बना है वह है ना बच्चों। मानचित्रों में अधिकांशतः परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परंपरागत संकेत और प्रतीक इस प्रकार हैं। तो बच्चों, जब भी मानचित्र पर यानी कि मैप पर नदी को दिखाना होता है तो वहां पर हमेशा ये शेप बनी हुई दिखाई देगी। पुल को दिखाना होगा तो पुल का संकेत हम इस तरह दिखाएंगे। तालाब को दिखाने के लिए ये संकेत देंगे, कुआं को दिखाने के लिए ये संकेत, और जहां वृक्ष होंगे या पौधे होंगे वहां पर हम वृक्षों का संकेत देंगे, है ना। डाकघर को दिखाने के लिए पोस्ट ऑफिस यानी कि पीओ लिख देंगे। तार घर को दिखाने के लिए टीओ लिख देंगे। फिर बच्चों, पुलिस चौकी को दिखाने के लिए पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन लिखेंगे। ठीक है, घास को दिखाने के लिए ये शेप बनाएंगे, ऐसा संकेत दिखाएंगे। मंदिर बनाने के लिए मंदिर का संकेत ये होगा। ठीक है, चिन्ह ये होगा। मस्जिद के लिए चिन्ह ये होगा, गिरजाघर के लिए ये, डाक बंगला के लिए ये, और कब्रिस्तान के लिए बच्चों ये संकेत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीमाएं दिखाने के लिए बच्चों कैसे संकेत देंगे। जब आपको इंटरनेशनल लाइंस दिखानी होंगी ना, बाउंड्रीज, ठीक है, दो देशों के बीच की जब भी हम बच्चों बाउंड्री दिखाते हैं तो हम इस तरह की लाइन बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। ठीक है, राज्यों के बीच में अगर हमें वो दिखानी होंगी बाउंड्रीज तो कैसे दिखाएंगे, स्टेट्स के बीच में ये वाली लाइन बनाकर। फिर जिलों के बीच में दिखानी होंगी तो ये लाइन बनाएंगे। और बच्चों, सड़कें दिखानी होंगी, अगर पक्की सड़क होगी तो हम ये संकेत देंगे, कच्ची सड़क होगी तो ये चिन्ह बनाएंगे, ग्राम मार्ग होगा तो ये, और पगडंडी होगी तो ये बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे रेल मार्ग के लिए बच्चों अगर बड़ी लाइन है तो ये रेल मार्ग बनाएंगे। मीटर गेज होगा तो हम ये वाला सिंबल बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं दिशाएं के बारे में, यानी कि डायरेक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैप में हमेशा डायरेक्शंस होती ही होती है। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग दिशा जानने के लिए भी होता है। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान करने के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। देखो, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा का पता लगते ही हम जान जाएंगे कि दाहिनी ओर पूर्व दिशा, और नीचे की ओर दक्षिण दिशा, और बाईं ओर पश्चिम दिशा है। ठीक है, इस प्रकार मानचित्र में हमें सभी दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। किसी स्थान का मानचित्र बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इन दिशाओं को दर्शाया जा रहा है। ये है बच्चों उत्तर दिशा, फिर आता है दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। साथ ही आपको उप दिशाएं भी जाननी होंगी। तो ये बच्चों होगी उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, फिर बच्चों हम जानेंगे रंग योजना यानी कि कलर स्कीम के बारे में। ठीक है, हम मानचित्रों में कई रंगों का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, मानचित्र में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक रंग कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हर एक रंग का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे नीला रंग प्रायः समुद्र को व्यक्त करता है। देखो, ब्लू कलर जो होता है नीला रंग, ये समुद्र को व्यक्त करता है। हरी हरी भूमि को प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर्वतीय स्थानों को भूरे और गहरे भूरे रंगों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मानचित्रों के प्रकार होते हैं बच्चों। देखिए, मानचित्र का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है ना। अतः मानचित्रों का निर्माण भी कई प्रकार से होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जैसे कि विभिन्न कार्यों के लिए मानचित्र बनाया जा सकता है, व्यवसायों की आवश्यकता के लिए बनाया जा सकता है, उद्देश्य अनुसार मानचित्र बनाया जा सकता है। मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है भौगोलिक मानचित्र। ठीक है, भौगोलिक मानचित्र यानी कि इसे हम फिजिकल मैप भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं ज्योग्राफिकल मैप। ओके, देखिए इन मानचित्रों में किसी राज्य, देश आदि की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे कि पहाड़, नदी, ठीक है, रोड, इन सबको इस भौगोलिक मानचित्र में दिखाते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों प्राकृतिक मानचित्र।
ठीक है। इन मानचित्रों में किसी स्थान की भूमि की प्राकृतिक प्रकारों जैसे पर्वतों, मैदानों, पठारों, पहाड़ियों आदि को दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि लैंड फॉर्म्स को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? लैंड फॉर्म्स को दिखाया जाता है। फिर आता है बच्चों जलवायु मानचित्र। ठीक है, इन मानचित्रों में किसी स्थान की मानसिक, त्रैमासिक, षटमासिक और वार्षिक स्तर पर जलवायु संबंधी बदलावों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों वनस्पति मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान को विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे कि घास, वृक्ष, फसलें, चारागाह, फल उपज, जड़ी बूटियां आदि को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर अगला मानचित्र आता है बच्चों राजनैतिक मानचित्र। क्या आता है? राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल मैप बच्चों इसे कहते हैं इंग्लिश में। संसार का राजनीतिक मैप यानी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। संसार के राजनीतिक मानचित्र में सातों महाद्वीप या महाद्वीप विशेष की सीमाएं, इसके अंतर्गत आने वाले देशों की सीमाएं व राजधानियां दिखाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए देश का राजनीतिक चित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का राजनीतिक मानचित्र उसके प्रत्येक राज्य की सीमा, राजधानी और उसके महत्वपूर्ण नगरों को दिखाता है। फिर आता है बच्चों नगरीय मानचित्र, इसी के अंतर्गत आता है नगरीय मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी भी नगर में स्थित सड़कों, पार्कों, होटलों, अस्पतालों, थानों, विद्यालयों, सीमाघरों व अन्य प्रसिद्ध भवनों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों यात्रा मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान पर उपलब्ध वाहन मार्गों जैसे कि कच्ची सड़क, पक्की सड़क, छोटी रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, जल मार्ग व वायु मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है बच्चों टोपोग्राफिकल मानचित्र। इस मानचित्र में सभी मानचित्रों की विशेषताएं समाहित रहती हैं। यह मानचित्र हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा बताता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस पाठ में कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं बच्चों। मानचित्र किसी स्थान का अध्ययन करने में बहुत उपयोगी होते हैं। मानचित्र पूरी पृथ्वी, किसी देश, नगर, ग्राम, कक्षा, भवन आदि का हो सकता है। मानचित्रों में अधिकांशतः परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर मानचित्रों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है। उसके बाद किसी भी देश का राजनीतिक मानचित्र उसके प्रत्येक राज्य की सीमा, राजधानी और उसके महत्वपूर्ण नगरों को दिखाता है। टोपोग्राफिकल मानचित्र में सभी मानचित्रों की विशेषताएं समाहित रहती हैं। यह मानचित्र हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा बताता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।